वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंट यूनिट ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स, हम अपने आसपास अनेक प्रकार के लिविंग बींग्स देखते हैं। बहुत सारे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, प्लांट्स हो गए। हम ये सोचते हैं ये जितने भी एनिमल्स हैं ये किससे बने हैं। ये विचार काफ़ी समय से लोगों में आता रहा है। ऐसे ही ये विचार रॉबर्ट हुक के मन में आया। तो यह विचार एकदम ही नहीं आया, अचानक से आ गया। उस विचार को देखते उसने देखा कि हुआ ऐसा कि रॉबर्ट हुक थे जो कॉर्क की स्टडी कर रहे थे। दे वर एग्जामिनेटिंग द थिन स्लाइड ऑफ कॉर्क। रॉबर्ट हुक थे वो एक बारी कॉर्क की जो है थिन स्लाइड, बहुत पतली स्लाइड को स्टडी कर रहे थे अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के द्वारा। उन्होंने देखा ए कॉर्क रीजन इज रिजेंबल स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। जब उन्होंने इसके अंडर देखा तो उन्होंने देखा तो बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर पाए गए। इस प्रकार से स्ट्रक्चर पाए गए। तो कॉर्क स्ट्रक्चर बहुत सारे पाए गए। कॉर्क की सब्सटेंस विच कम फ्रॉम ए बार्क ऑफ ट्री। कार्क जो कि पेड़ की छाल से आता है। दिस वार ईयर इन द 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक जब स्टडी कर रहे थे किसकी, कॉर्क की। कॉर्क जो बार्क ऑफ ट्री से आती है, यानी पेड़ की छाल से आती है, लिविंग बीइंग है। उन्होंने देखा कि इसके नीचे कुछ मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। देखते उन्होंने देखा और उन बॉक्स को इसको बड़े ध्यान से देखा। उन्हें इस वर्ड का नाम दिया सेल। सेल क्या है? सेल एक प्रकार का लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, लिटिल रूम्स। उन्होंने देखा इस प्रकार जो संरचना थी एक लिटिल रूम की भांति थी, इसलिए इसका वर्ड का नाम दिया सेल। सेल इज ए स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, सेल इज ए लैटिन वर्ड विच हैज़ मीन्स लिटिल रूम और लिटिल स्पेस। दिस मे बी सीम टू वेरी स्मॉल इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट। वास्तव में क्या था, एक ये छोटा सा एक घटना थी, लेकिन इसने आगे जाके साइंस की स्टडी में बहुत ज़्यादा असर डाला। उसने साइंस की सारी हिस्ट्री ही बदल डाली। दिस वॉज ए वेरी फर्स्ट टाइम, ये पहला बार हुआ था जब किसी व्यक्ति ने हैज़ ऑब्जर्व द लिविंग थिंग्स अपीयर टू बी कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट। जब पहली बार किसी ने स्टडी करके बताया कि हमारी लिविंग्स थिंग्स होती हैं अलग अलग यूनिट से बनती हैं, अलग अलग यूनिट से बनती हैं, और इस यूनिट का नाम उन्होंने क्या दिया, सेल। जितने भी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जितने भी लिविंग बीइंग्स है, चाहे वो बड़ा एनिमल हो, चाहे स्मॉल एनिमल हो, चाहे प्लांट्स हो, ये सभी मिलकर एक प्रकार की यूनिट से बने होते हैं और ये यूनिट सबकी एक समान होती है। इस यूनिट का नाम क्या है, सेल। सो स्टूडेंट वी कैन से व्हाट इज सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड लिविंग यूनिट ऑफ द लिविंग बींग्स। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बींग इज कॉल्ड सेल। सो वी कैन सी व्हाट इज सेल। सेल मैं अगेन दोबारा बता रहा हूँ आपको, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। वो डिस्कवर्ड इट रॉबर्ट हुक व्हेन 1665। ये क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स इस छोटे टॉपिक से। किससे? फ्रॉम द कॉर्क, ए थिन स्लाइस ऑफ द कॉर्क। इससे इन्होंने इसको बनाया। सेल, सेल का मतलब क्या होता है, लिटिल रूम। ये कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। तो इसमें से स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए हैं जो आने वाले एग्जाम्स में काम आएंगे। अब प्रश्न उठता है कि लिविंग बीइंग्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, किस चीज़ से बने होते हैं। आइए इस चीज़ को समझने के लिए छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। लेट्स टेक ए स्मॉल पीस ऑफ अनियन बल्ब विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोरसेप्स। एक अनियन लेना है, छीलना है, उसकी जो ऊपर की वाइट सी पतली परत होती है, फोरसेप की सहायता, चिमटी की सहायता से इसको अलग करना है। वी कैन पील द ऑफ द स्किन कॉल्ड द एपिडर्मस। दिस अपर लेयर ऑफ अनियन बल्ब इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। फ्रॉम ए कनकेव साइड, ऊपर की जो कनकेव साइड है, इनर लेयर मतलब वहाँ से निकालना है। इस लेयर को इमीडिएटली इसी से एकदम से उनके पानी में डाल देना है। पुट इन ए वाच ग्लास कंटेनिंग द वाटर। वाच ग्लास में डालना है जिसके अंदर पानी में डालना है, जिसके अंदर पानी है उसमें डाल देना है। ऐसा क्यों?
अगर हम इसके अंदर पानी में नहीं डालेंगे तो कुछ समय बाद ये सूख जाएगी और ये फंक्शनल नहीं रहेगी। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड एंड गेटिंग ड्राई। यह सब अगर हम इसको ऐसे नहीं डालेंगे तो पील क्या हो जाएगी, जो ऊपरी लेयर है वो फोल्ड हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी, वो स्टडी के लायक नहीं रहेगी। अब क्या करना है, टेक ए ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड लेनी है, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर, उसके ऊपर पानी की ड्रॉप डालनी है। देखिए ये स्लाइड है, ग्लास स्लाइड है, इस पर पानी की बूंद डालनी है, पानी की बूंद डालनी है। उसके ऊपर बाद में क्या डालना है, स्लाइड अपना पील ऑफ एपिडर्मिस ऑफ द अनियन बल्ब। अब मेक श्योर दैट पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द साइड। पील को जो है पूरी तरह से फ्लैट कर देना है, किसी प्रकार का फोल्ड ना रहे। विद द हेल्प ऑफ ए पेंट ब्रश की सहायता से इसको हम बिल्कुल सेट कर सकते हैं। नाउ पुट ए ड्रॉप ऑफ सैफरन सोल्यूशन, इस पर हम सैफरन सोल्यूशन की एक बूंद डालेंगे, ज़्यादा नहीं, केवल एक बूंद डालनी है। मैथिलीन ब्लू की सोल्यूशन भी डाल सकते हैं, कभी कभी कुछ टीचर इस पर आयोडीन भी डाल सकते हैं। अब इस पर सैफरन डालेंगे तो इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर एक कवर स्लिप डालेंगे। ध्यान दीजिए किसी प्रकार का बबल ना इसके अंदर आए। टू अवॉइड द बबल वाइल पुटिंग द कवर स्लिप को लगाते समय ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का इसके बीच में बबल ना आए। टू अवॉइड द बबल वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल, हम नीडल की हेल्प ले सकते हैं। अब अध्यापक की सहायता से इस ऑनियन पील जिसकी हमने स्लाइड बना रखी है, उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है, अंडर लो पावर में करना है, फिर उसके बाद हाई पावर में लेके जाना है। देखिए यहाँ पर रखना है, ये देखिए बता रखा है, यहाँ पर हमने स्लाइड रखी है, यहाँ पर हमने स्लाइड रखी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स, अब हमने माइक्रोस्कोप के नीचे इसको स्लाइड को रखा, हमने क्या देखा, व्हाट वी सी, हम इस टाइप का स्ट्रक्चर देखे हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें कि बीच में क्या होता है, जो इसकी वाल्स होती हैं वो उस पर थोड़ा रंग डार्क आ जाता है, जो साइटोप्लाज्म होता है उस पर हल्का होता है, और जिस पे ज़्यादा स्पॉट्स दिखते हैं, बिल्कुल ब्लू रंग के स्पॉट्स या रेड रंग के स्पॉट दिखते हैं, उस पॉइंट को जो मिडिल पॉइंट होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस पे रंग ज़्यादा नज़र आता है, सेल्स पे साइटोप्लाज्म में बहुत कम आता है, और सेल वाल्स पे भी हल्का आता है। इस प्रकार के हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें हमें पता चलता है कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। दिस एवरी यूनिट स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड द सेल, इन सबको हमने सेल्स का नाम दे रखा है। वी कैन ट्राई टेम्परी माउंट पील ऑफ ऑनियन ऑफ डिफरेंट साइज, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर। यही स्टडी हम अलग अलग तरह के प्याज यानी अनियंस को लेकर ट्राई करें तो हम देखेंगे सभी में एक जैसा ही स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, जितने भी ये अनियंस हैं सभी ये लिविंग बीइंग्स है, किससे मिलकर हैं, एक जैसी यूनिट से मिलकर बने हैं। दिस यूनिट इज कॉल्ड द सेल। व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये स्ट्रक्चर देखने में एक समान है, टुगेदर फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक ए ऑनियन बल्ब। ये सभी छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर एक बड़ा ऑनियन बनाती हैं। वी फाइंड दैट एक्टिविटी ऑनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइज हैव द सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर। जितने भी प्रकार के ऑनियन थे उन सब के बाद एक जैसा स्ट्रक्चर था। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सेल्स। दिस स्मॉल स्ट्रक्चर विच द बेसिक यूनिट्स ऑफ द अनियन बल्ब। इससे सिद्ध होता है जितने प्रकार के अनियन बल्ब्स होते हैं, जितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं, इन सब की जो है बेसिक यूनिट क्या आती है, एक समान सी। सो दिस सेल इज कॉल्ड, दैट्स वाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग बींग्स, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सेल्स। नॉट ओनली द अनियंस बट ऑल ऑर्गेनिज्म, हमारे यहाँ जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट्स है, चाहे एनिमल्स है, चाहे बर्ड्स हैं, सभी भी एक प्रकार की सेल से मिलकर बने होते हैं। हाउएवर देयर इज आल्सो सिंगल सेल्स वेरी डेड लिव ऑन देयर ओन। यहाँ पर सिंगल सेल ऐसी भी है जो अपने लेवल पर खुद ही काम करती है। आइए एक टॉपिक हमारा बीच में, नो टू मोर स्टडी, मोर टू नो, ज़्यादा जानकारी लेती है इस बारे में।
सेल्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में डिटेल जानकारी दे रहे हैं। सेल्स की खोज हमने जैसा पता था कि हमने पढ़ा है, सेल्स की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। उसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टडी करना शुरू कर दिया। उसके कुछ वर्षों बाद ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने द्वारा बनाया गया एक नए माइक्रोस्कोप के द्वारा, जो इम्प्रूव्ड था, पहले से मॉडिफाइड था, उसके खोजा द फ्री लिविंग सेल्स इन पाउंड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार लिविंग सेल्स जो तालाब के पानी में पाई जाती है उनको स्टडी किया। उसके कुछ समय बाद रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने 1831 में 1831 ने न्यूक्लियस की खोज कर डाली। उसके बाद परकिंजी ने 1839 में ही प्रोटोप्लाज्म की सेल्स के अंदर एक विशेष प्रकार का लिक्विड होता है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसकी खोज कर डाली। इस प्रकार से स्टूडेंट्स अनेक प्रकार की थ्योरियाँ आने लग गई। अलग अलग स्टूडेंट्स सभी वैज्ञानिक ने नई नई खोज करी। इन खोज से नई नई तरक्की हुई और विज्ञान में नए नए आयामों का विकास आना शुरू हो गया। The cell theory was of all plants and animals composed of cell. That cell is basic unit of cells. जितने भी स्टडीज़ हुई, थ्योरीज हुई, उन सब ने यही कहा कि सेल्स हैं क्या है? These are the basic unit of all living beings, whether they are plants, animals. उसके बाद 2 बायोलॉजिस्ट थे, स्केल्डन एंड स्क्वान, उन्होंने सेल थ्योरी बनाई। द सेल थ्योरी फर्दर एक्सप्लेन बाय विर्चोव 1855। उन्होंने बताया जितनी प्रकार की सभी सेल्स हैं वो पुरानी सेलों से बनती है। ये पॉइंट ध्यान देने योग्य स्टूडेंट्स कि जितनी सेल्स हैं वो अपने आप नहीं बनती, बल्कि पुरानी सेलों से ही नई सेल बनती हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब जो पुरानी पहले से प्रेजेंट है, पुरानी से ही नई सेल्स का निर्माण होता है, न्यू सेल्स बनती हैं। विद द हेल्प ऑफ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है उसकी डिस्कवरी हुई 1940 में। उसकी डिस्कवरी के साथ ही स्टडी को बहुत ध्यान से पढ़ा गया और डिटेल में पढ़ा गया। उसके बाद हमने इससे जो संभव हुआ कि इसके अंदर कौन कौन से सेल्स के अंदर भी क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वो संभव हुआ कब? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद। It was possible to observe and understand the complex structure of the cells and various organelles. सेल्स के स्टूडेंट्स, सेल्स के अंदर भी छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स होते हैं जिससे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इसके आगे सब यूनिट्स होती हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लीड टू डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ड। जैसे जैसे लेंस में मॉडिफिकेशन आता रहा, उसी के साथ माइक्रोस्कोप की तेजी से खोज आती रही, उनमें नए नए मॉडिफिकेशन आते रहे। इट वॉज नाउ नोन डैट सिंगल सेल्स में कॉन्स्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म। अब हमने स्टूडेंट देखा कि सेल्स में बहुत सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं, तो अब ये भी हमें पता लग गया कि एक सिंगल सेल भी सारे काम कर सकती है जो एक ऑर्गेनिज्म कर सकता है। क्यों कर सकती है? क्योंकि सेल्स के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होती हैं जिसे हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। प्रत्येक ऑर्गेनेल्स अपना काम कर सकती है, इसलिए वो एक लिविंग बीइंग का निर्माण कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल एमीबा, क्लाबाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर। जितने भी ये नाम बताए हैं ये सभी एक ही सेल से बने हैं, इनमें एक ही सेल है जो सभी काम करती है। That's why these organisms are called unicellular organism. Uni means single, organism means unicellular मतलब single celled। जितने ऑर्गेनिज्म है सभी एक सेल से ही बने हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ on the other hand many cells groups together in a single body assume different function to form various body parts in multicellular organism। मल्टीसेलुलर यानी वे ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, उसमें क्या है? सेल्स मिलकर एक बड़े टिश्यू का निर्माण करती है, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में
अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन करती है अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड नीड, सच एज सम फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। इस प्रकार से हम देखते हैं बहुत सारे मल्टी सेलुलर भी एनिमल्स भी होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पहचान सकते हैं कि डिफाइन कर सकते हैं व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लीफ की पील्स, पत्तियों की जो ऊपरी परत होती है लीफ पील्स, टिप्स ऑफ रूट्स, रूट्स की ऊपरी जो टिप्स होती है उसकी, और दोनों की हम स्टडी कर सकते हैं। इन सब से हम क्या देखते हैं कि ये सभी ही जो है सेल्स स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट से बनी होती हैं, जिसे हम सेल्स कहते हैं। सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। वाई? बिकॉज दे हैव टू डू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। फंक्शन अलग अलग करने पड़ते हैं, इसी वजह से उनकी जो शेप है अलग अलग हो जाती है। जैसे स्मूथ मसल्स में देखिए लंबाई शेप है, ब्लड सेल्स है राउंडेड शेप है, नर्व सेल्स की जो है शेप्स काफ़ी लंबाई में है। अवम जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होता है उसकी राउंड शेप में होती है, स्पर्म की होती है बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बोन सेल्स की शेप अलग है और फैट सेल की शेप अलग से होती है। सो वेरियस सेल्स है various cells have various shape according to their needs and requirement and their work they perform. The shape of size are cell related to specific function they perform. जितनी भी शेप और साइज सेल्स की वो उस पर डिपेंड करती है कि वो कितना काम करते हैं, किस प्रकार का काम करते हैं। सम अमीबा हैज चेंजिंग शेप्स, सम सेल्स लाइक, कुछ सेल्स होती है जैसे कि अमीबा में वो अपनी शेप को लगातार चेंज करते रहते हैं। इन सम केसेस सेल्स हैव could be more or less fixed or peculiar for a particular type of cells. For example, nerve cells have a typical shape. नर्व सेल्स होती हैं अपने अकॉर्डिंग नीड के अनुसार वो शेप को बदल सकती है। ईच लिविंग सेल्स हैव, हमने देखा कि प्रत्येक सेल्स की एक कैपेसिटी होती है, अपना अलग से काम कर सकते हैं। सो सेल्स आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट एज वेल एज कॉल्ड द बेसिक फंक्शंस। जब अलग कैपेसिटी है इसका इट हैज़ अलग कैपेसिटी टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस, इसलिए हम इसे कह सकते हैं सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग बींग्स। मीन्स अब देखिए मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स में है, डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग फंक्शन करते हैं, तो इसकी जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग शेप ले लेती है अकॉर्डिंग टू द सेल्स। ब्लड में अलग शेप होती है, हार्ट की जो होती है सेल्स अलग होती हैं, तो ये अपनी फंक्शन के अनुसार ही ले लेती हैं। प्रत्येक सेल में ऑर्गेनेलिज होती हैं, वो अलग अलग काम करती हैं। कुछ सांस एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती हैं, कुछ डाइजेशन ऑफ फूड करती है, कुछ फूड्स को बाहर निकालने में सहायता करती हैं। सो सेल्स क्या करती हैं, एक सेल भी सिंगल सेल भी सारे काम कर सकती है। सो स्टूडेंट, अब हम स्टडी करते हैं व्हाट इज सेल मेड ऑफ। अब हमने सेल्स के बारे में बात कर ली, सेल्स क्या होती है, सेल की खोज कैसे हुई, किसी ने की, इसके दौरान क्या क्या स्टेप्स आए, तो हमने सारा डिटेल में स्टडी कर लिया। सेल्स में क्या शेप होती है, क्या परफॉर्म करती है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स क्या होते हैं, इस पर क्या ऑर्गेनाइज, हमने अलग प्रकार की स्टडी कर ली है। अब प्रश्न उठता है सेल, ये जो सेल है इसमें क्या क्या ऑर्गेनाइज होती हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, आइए स्टडी करते हैं। अगर हम किसी सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे विल बी देयर फीचर, तीन प्रकार के जो मेन स्ट्रक्चर दिखाई देंगे हमारे को। एवरी सेल हैज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रत्येक सेल के पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। इन तीन मेन चीज़ होते हैं सेल्स के जो ऑर्गेनाइज होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सारी एक्टिविटीज़ मुख्य रूप से इन सेल्स के द्वारा की जाती है। ऑल एक्टिविटी इनसाइड सेल्स एंड इंटरेक्शन विद सेल्स विद द एनवायरनमेंट्स, इसका एनवायरनमेंट के साथ लेन देन जो होता है, इंटरेक्शन होता है, वो भी पॉसिबल होता है ड्यू टू दिस ऑर्गेनाइज। सेल की मेन ये तीन सेल जो ऑर्गेनाइज है इनकी वजह से जो है
आसपास के एनवायरनमेंट के साथ जो है सिस्टम बना रहता है। आइए देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई सेल है तो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, तो इन सबको बाउंड कौन करता है? एक पतली सी झिल्ली जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल डेट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो सेल्स के कंटेंट्स को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करती है। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज and permits the entry of exist of the some materials and out of cells। प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल उन्हीं पदार्थों को अंदर आने देती है जो सेल्स के लिए लाभदायक है, जो सेल को चाहिए, और जो एलिमेंट्स यूजलेस है उनको बाहर जाने भेजती है, उसको बाहर भेजती है। इस प्रकार से इट कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द मटेरियल इन ए सेल्स। इट आल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। जो अनावश्यक मटेरियल है वो उसके अंदर जाने से रोकती है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेएबल भी कहते हैं। क्यों? केवल सिलेक्टेड मटेरियल को ही अंदर आने देती है, ये अंदर जाने देती है। दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये मूवमेंट कैसे होती है? ये स्टूडेंट्स मूवमेंट कैसे होती है, आइए समझिए इस बात को। हम देखते हैं कि बाहर के एनवायरनमेंट पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट ज़्यादा है और अंदर क्या है? बहुत ही कम है। बाहर बहुत ज़्यादा है, अंदर कम है। तो जो मॉलिक्यूल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के, मान लीजिए ये कार्बन डाइऑक्साइड मान के ऑक्सीजन गैस की देखते हैं, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या है? ऑटोमेटिकली लार्ज अमाउंट से स्मॉल अमाउंट की ओर अपने आप चले जाते हैं। इसी प्रकार जो गैस, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स अंदर बहुत ज़्यादा हैं और इसकी अमाउंट कम है, तो सेल्स के अंदर जो गैस की अमाउंट कम है और बाहर ज़्यादा है, उसके मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली सेल के अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार से जो मॉलिक्यूल्स है ऑटोमेटिकली मूवमेंट करते रहते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दिस थ्रू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाते हैं। इस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ द आयन और मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। सो स्टूडेंट्स, जितने मूवमेंट्स होती है सेल्स के अंदर, वो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन के द्वारा ही होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं सब्सटेंस की मूवमेंट होती है स्पॉन्टेनियस, यानी स्पॉन्टेनियस मतलब ऑटोमेटिकली चलती रहती है फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन वेयर स्मॉल कंसंट्रेशन इज लो। अपने आप मूवमेंट करते रहते हैं। इसी प्रकार के हमने एग्जाम्पल स्टडी कर लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और ऑक्सीजन गैस का भी हमने स्टडी कर लिया। देखिए ऑक्सीजन सेल कैसे होता है? पानी के अंदर जो बहुत सारी ऑक्सीजन घुली होती है, जो इसके अंदर एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो अंदर मूव जाते रहते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल, ये देखिए लिविंग बीइंग है, बाहर क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, अंदर कम है, तो ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन विल एंटर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और रेस्पिरेशन के द्वारा क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे और बाहर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप ही फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड यानी आउटर एनवायरनमेंट में चली जाएगी। सो दिस डिफ्यूजन हेल्प टू लिविंग एनिमल एंड प्लांट टू लिव। इस प्रकार से पानी में रहने वाले जीव जंतु अपना गैसों का आधार प्रदान करते हैं और वो जीवित रहते हैं। दस वी कैन से डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन गैसेज एक्सचेंज। डिफ्यूजन होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। किसके बीच में? सेल, बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स।
दो सेल्स के बीच में भी और सेल और एनवायरनमेंट के बीच में भी हेल्प करता है। देखिए सेल टू सेल में भी सहायता करता है एंड सेल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों के बीच में ही हेल्प करता है। वाटर आल्सो, पानी भी जो है लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फॉलो करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सच ए सिलेक्टिबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। पानी में ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। मीन्स डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज नॉन एज ऑस्मोसिस। जब डिफ्यूजन प्रोसेस पानी में होता है तो प्रोसेस ये क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन is affected by the amount of substance dissolved in the water। अब मान लीजिए मैंने बताया था, सो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज ए नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन। जब कोई मेम्ब्रेन होगी इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स की और यहाँ पर कम है, तो ऑटोमेटिकली मूवमेंट करेंगे। कब? जब अगर वाटर होगा, जब ये वाटर होगा तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये ऑस्मोसिस। आइए स्टडी करते हैं, एक केस एग्जांपल करते हैं। इफ ए मीडियम सराउंडिंग सेल हैज़ हाई कंसंट्रेशन देन द सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड द सॉल्यूशन, सेल विल गेन द वाटर ऑस्मोसिस। सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मान लीजिए एक सेल है, सेल को मीडियम में रखा गया है, ये सेल है, इसको मीडियम में रखा गया है। सेल हैज़ द हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल्स। इसके जो मीडियम है वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके अंदर क्या है? H2O इज़ मोर, और जो वाटर इसके अंदर सेल के अंदर क्या है? काफ़ी लेस है। तो सेल क्या करेगी? पानी कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? पानी मूव करेगा फ्रॉम सराउंडिंग टू द सेल्स। पानी जो है मेम्ब्रेन के अंदर जाने की कोशिश करेगा, थ्रू मेम्ब्रेन सेल के अंदर जाएगा। सो ये प्रोसेस को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? बोलिए ऑस्मोसिस। सो इसमें क्या होगा? सेल्स फूल जाएगी, सेल्स का आकार बढ़ जाएगा, जो है सेल बड़ी हो जाएगी। और जो सॉल्यूशन जिसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब इसका अपोजिट स्टडी करते हैं, इसका अपोजिट ही स्टडी करते हैं। इफ द मीडियम है एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, इसका अपोजिट क्या होगा? मान लीजिए सेल है, मीडियम में रखा है, सेल के अंदर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है कंसंट्रेशन और भार क्या है? कम है। तो सोचिए मूवमेंट, पानी की मूवमेंट कहाँ से होगी? वाटर कहाँ से कहाँ की ओर जाएगा? वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा है? सेल में ज़्यादा है, सॉल्यूशन में कम है, तो वाटर मूव कहाँ से कहाँ करेगा? वाटर, क्योंकि सेल में ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है इसलिए वाटर विल मूव। सो वाटर विल मूव फ्रॉम सेल टू द सराउंडिंग्स एंड सेल विल श्रिंक। सेल विल श्रिंक, श्रिंक मतलब सेल सिकुड़ जाएगी। इस प्रकार सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो हाइपर सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वह होता है जिसमें कि वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है और जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस टर्म्स को आपने जरूर याद करना है स्टूडेंट्स, ये पेपर में आ सकती है। वाटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वाटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। दस ऑस्मोसिस इज द स्पेशल केस ऑफ द डिफ्यूजन। इस प्रकार से ऑस्मोसिस क्या है? डिफ्यूजन का स्पेशल केस है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे हम किसी चीज़ को, जैसे कि हम ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई ग्रेप्स होते हैं, इसको पानी में डाल देते हैं तो आप क्या देखते हो? कुछ समय बाद ये फूल जाती हैं। तो क्या होता है? इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है, बाहर से अंदर की ओर जाता है, इसलिए क्या करते हैं? वो फूल जाती है। सो दिस इज़ ए एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन यानी ऑस्मोसिस इन केस और वाटर ऑस्मोसिस कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर का प्रयोग किया गया इसलिए प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाएगा। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द ऑस्मोसिस। इसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल और भी हैं।
रिमूव द शेल ऑफ एन एग, एक एग लेना है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डालना है जो क्या करेगा, उसकी आउटर शेल को डिजोल्व कर देगा। द शेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, शेल जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। आउटर स्किन बिकम इनक्लोज द एग, अब क्या करेंगे, इस एग जिसकी आउटर शेल डिजोल्व हो गई है और मेम्ब्रेन ही रह गई है, इसे पानी में डालेंगे। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे जो एग होता है वो फूल जाएगा, बिकॉज क्यों, बिकॉज वाटर पासिस इनटू इट बाय द ऑस्मोसिस, ऑस्मोस के द्वारा पानी इस एग के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से क्या एग फूल जाता है। अब इसी एग को निकालिए और एक सॉल्यूशन डालना है जिसमें साल्ट बहुत ज़्यादा डाला, कंसनट्रेटेड, यानी पानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक घोला गया हो। किससे बनाया है सॉल्यूशन, वाटर से। अब इस एग को उस सॉल्यूशन में रखना है फॉर 5 to 10 मिनट्स। आफ्टर 5 or 10 मिनट्स यू विल सी दैट दिस एग विल श्रिंक, ये जो एग जो पहले फूला हुआ था वो सिकुड़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, सोचिए। ऐसा इसलिए होता है, जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो तो साल्ट होता है, उसमें पानी की मात्रा कम होती है, एग के अंदर ज़्यादा होती है, और वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वाटर विल मूव फ्रॉम सेल टू द सराउंडिंग सॉल्यूशन, दैट्स वाई सेल विल become smaller in size, in the other word it will shrink। इस प्रकार की एक्टिविटी हम ड्राई फ्रूट्स के साथ भी कर सकते हैं। इस प्रकार की एक्टिविटीज को हम ड्राई सेल के द्वारा भी हम कर सकते हैं। यूनिसेलुलर फ्रेश ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस, जितने भी प्लांट्स होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वे सब पानी प्राप्त करते हैं। कैसे, फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट, एंड जब सेल टू सेल मूवमेंट होती है वो भी इसके थ्रू ही जाती है। दिस इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज आल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का बहुत अच्छा उदाहरण है कि प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग। Thus, diffusion is important in exchange of gases as well in water in the life of a cell। सेल के लिए डिफ्यूजन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसी प्रकार से हम न्यूट्रिशन को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, बहुत थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है। मोस्टली ये किससे बनी होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है, जिसे हम कहते हैं लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने स्टडी करा है स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है ये स्टडी कर लिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, इट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑस्मोसिस एज वेल एज डिफ्यूजन, और किससे बनी होती है, लिपिड से बनी होती है। हाउएवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को केवल हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो enables द सेल टू engulf इन द फूड। अमीबा के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो अपनी शेप को बदल लेती है, अपनी शेप को बदल लेती है, और जैसे कोई फूड आता है उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, एनगल्फ कर लेती है। एनगल्फ मतलब अपने अंदर ले लेती है। सो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन हेल्प द अमीबा टू एनगल्फ द फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सच प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। अमीबा टेक फूड फ्रॉम दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के द्वारा ही अमीबा फूड ग्रहण करता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस। स्टूडेंट्स नोट करेंगे ये प्रोसेस का नाम क्या है, एंडोसाइटोसिस। कौन भोजन लेता है इसके द्वारा, अमीबा। अमीबा टेक्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है सेल वॉल।
सेल वॉल्स, प्लांट सेल्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक अन्य स्ट्रक्चर भी होता है। ये थोड़ा रिजिड होता है, थोड़ा ठोस होता है, इसकी शेप होती है, इसे स्ट्रक्चर हम कहते हैं सेल वॉल। रिजिड कुछ ठोस होता है। सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर की ओर होती है। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज, सेलुलोज से ही बनी होती है। सेलुलोज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, सेलुलोज की वजह से ही ये सेल वॉल काफ़ी मजबूत होती है। इट प्रोटेक्ट्स द, ये क्या करती है सेल वॉल, सेल को प्रोटेक्ट करती है, उसकी रक्षा करती है। जिस प्रकार से हमारी जो घर की चारदीवारी होती है हमारी रक्षा करती है, इसी प्रकार सेल वॉल भी सेल की प्रोटेक्शन करती है। व्हेन ए लिविंग सेल लूजेस वाटर, जब एक सेल पानी लूज करती है थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज श्रिंकेज और कंट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ सेल अवे। जैसे पानी लूज करती है कोई सेल तो सेल के कंटेंट्स में भी श्रिंकेज आते, सिकुड़ जाती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, दिस प्रोसेस इज नोन एज द प्लाज्मोलाइसिस। व्हेन ए लिविंग प्लांट, जब कोई प्लांट पानी लॉस करता है थ्रू ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा, थ्रू ऑस्मोसिस, तो वहाँ पर क्या होता है श्रिंकेज आ जाती है, सेल्स में भी और सेल्स के कंटेंट्स के बीच में भी श्रिंकेज आ जाती है फ्रॉम सेल वॉल। दिस प्रोसेस इज नोन एज द प्लाज्मोलाइसिस। आइए समझते हैं कैसे होता है। रोहियो लीफ की हम स्लाइड लेते हैं, इसके अंदर स्टडी करते हैं। इसके अंदर स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं जिससे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दे कंटेन ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड द क्लोरोफिल। ग्रीन ग्रेन्यूल क्यों होते हैं? क्योंकि अंदर विशेष प्रकार का एलिमेंट केमिकल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रीन सब्सटेंस होता है, जिससे हम क्या कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। इसे स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ साल्ट या शुगर में डालेंगे, कुछ समय बाद देखेंगे ये जो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये श्रिंक हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वाटर लूज हो गया, इसलिए यहाँ पर प्रोसेस क्या हुआ, प्लाज्मोलाइसिस हो गया। कौन सी प्लांट्स की? रोयो लीव, ये अच्छा परफॉर्म करती है इस प्रकार के फंक्शन में। नाउ प्लेस सम रोयो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट। अब हम देखेंगे इन लीव्स को उबलते पानी में डालेंगे। उबलते पानी में डालने से क्या होगा, जो उसकी सेल्स है वो डेड हो जाएंगी। अब इन्हीं सेल्स को क्या रखेंगे, उसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ साल्ट या शुगर में रखेंगे। उसके बाद देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? बिकॉज दे आर द डेड। सो वी कैन से प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस ऑकर ओनली इन द लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स के अंदर ही होता है। It is only the living cells. It is the only the living cells, not the dead cells. तो डेड सेल्स ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं करती, लिविंग सेल्स ही करती हैं। सेल वॉल्स का काम क्या होता है? सेल वॉल परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स। सेल वॉल क्या करती है, उसको परमिट द सेल्स ऑफ द प्लांट सच ए फंजाई and bacteria to withstand very dilute external media without bursting them। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मान लीजिए इसके अंदर इस सेल है, इसके अंदर ऑर्गेनाइज पाए गए हैं, बाहर वाटर मॉलिक्यूल है, ज़्यादा है कंसंट्रेशन, तो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर जाएंगे। जब मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे तो ये फूल जाएगी और ये क्या करेगी, दबाव डालेगी, बाहर की ओर दबाव डालेंगे मॉलिक्यूल्स। तो सेल वॉल क्या करता है, उस पर जितना अंदर की ओर दबाव होता है उतना ही बाहर की ओर दबाव सेल वॉल डालती है, जिससे क्या होती है, सेल फटती नहीं है, ब्रस्ट अप नहीं होती। तो इस प्रकार से सेल क्या होती है, इट हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, ये सेल की प्रोटेक्शन करने में सहायता करती है। अगला टॉपिक है अपना न्यूक्लियस। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, न्यूक्लियस। तो
रिमेंबर, अब आपने अगर आपने पहले स्टडी अगर पहली बात करें, हमने जब स्टडी किया था अनियन पील्स को अंडर माइक्रोस्कोप, जब उसमें हम सेफ्री सेल सोल्यूशन डाला था, तो उसका जो बीच का पार्ट्स था उसके इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई दिया गया। देखिए ऑनियन सेल्स को ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है, हमारे को इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसके अंदर प्रोमिनेंट डॉट्स दिखाई देते हैं जो बहुत ज़्यादा कलर्ड थे। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते थे? न्यूक्लियस। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या कहाँ पाया जाता है? सेल्स के किस साइड इसकी पोजीशन बताएंगे आप क्या? जो न्यूक्लियस है वो मोस्टली सेल्स में सेंटर के में पाया जाता है, मोस्टली सेल्स के सेंटर में पाया जाता है। वी हैड सीन, जो न्यूक्लियस होता है ज़्यादा कलर ग्रहण करता है, इसलिए वो डार्क दिखाई देता है। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ सेल्स गेट कलर डिफरेंटली। उसमें स्टडी करा था हमने कि डिफरेंट ऑर्गेनाइज की डिफरेंट कंसनट्रेशन होती है, उस कंसनट्रेशन के अनुसार ही उनके कलर चढ़ता है। सेल मेम्ब्रेन में कुछ कम चढ़ता है और साइटोप्लाज्म में कम चढ़ता है, और सबसे ज़्यादा चढ़ता है किस पर? न्यूक्लियस पर। डेट्स वाई न्यूक्लियस लुक्स वेरी प्रोमिनेंट, वेरी क्लियर अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस के पास क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। मोस्टली न्यूक्लियस क्या होते हैं? जो न्यूक्लियस होता है उसके पास मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियस हैज़ ए डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कैसी होती है? डबल लेयर। ध्यान दीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल लेयर। दो प्रकार की तह होती है इसके अंदर। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं, विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड, जो न्यूक्लियस के अंदर और बाहर मटेरियल्स को आने और जाने में सहायता करते हैं। न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के बीच में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, विच आर विजिबल एज रोड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन वे सेल्स हैव टू डिवाइड। जब सेल्स डिवाइड होने वाली होती है तब ये कैसा है? रोड शेप स्ट्रक्चर शेप कर लेते हैं। शुरू में तो कैसी होती है? ब्रीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे धागे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन जैसे जब सेल डिवीजन होने की तैयारी करती है तो ये रोड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर बना ले, कंसंट्रेट हो जाते हैं। दैट्स वाई दे बिकम द रोड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्रोमोसोम वास्तव में किससे बने होते हैं? इनका काम क्या होता है क्रोमोसोम का? दे कैरी कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ये क्या करते हैं? डीएनए के रूप में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो जानकारी लेते हैं और उन गुणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। जैसे हमारे जो गुण होते हैं कुछ माता से मिलते हैं, माता के परिवार से मिलते हैं, कुछ पिता के परिवार से मिलते हैं। ये गुणों को ट्रांसफ़र कौन करता है? वास्तव में यही करते हैं, डीएनए ही करता है थ्रू द न्यूक्लियस, और किसके द्वारा? क्रोमोसोम्स के द्वारा किया जाता है। दैट्स वाई डीएनए के थ्रू दे कैरी द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइज द सेल्स। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड द जीन्स। जीन्स का जो स्ट्रक्चर काम करता है इस मामले में उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। इन ए सेल विच नॉट डिवाइडिंग डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोटिन मटेरियल। जब सेल डिवाइड नहीं होता तब वो क्रोमोटिन मटेरियल के रूप में पाता है। तब मटेरियल कैसे रूप में? क्रोमोटिन। क्रोमोटिन यानी वो थ्रेड लाइक, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, बिखरा होता है। जैसे जैसे सेल डिवाइड करने की तैयारी होती है, दिस क्रोमोटिन गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, कंसंट्रेट होके ये क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम ये क्या कहलाता है? क्रोमोटिन। शुरू में क्रोमोटिन था, शुरू में क्या था स्टूडेंट्स? ये क्रोमोटिन। शुरू में क्या था? क्रोमोटिन।
टीन। जैसे सेल डिवीजन तैयारी होती है, इसके अंदर का जो मटेरियल होता है कंसंट्रेट होता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से रोड लाइक स्ट्रक्चर बना लगता है, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, दे कैरी द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नेक्स्ट वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। आने वाली पीढ़ी में ये गुणों को ट्रांसफर करते हैं, किसके, पेरेंट्स के, पेरेंट्स सेल्स के पहुंचाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं न्यूक्लियस प्लेज ए सेंटर रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में, विच जब एक सेल डिवाइड होती है इनटू टू न्यू सेल्स, जब रिप्रोडक्शन शुरू होता है तब न्यूक्लियस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट प्लेज ए वेरी क्रूशियल पार्ट अलोंग द एनवायरमेंट इन डिटरमाइन द सेल्स विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिस्ट, मेच्योरिटी एंड डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटी। न्यूक्लियस उस दौरान सेल में बहुत सारे प्रोसेस तेज़ी से हो रहे हैं, केमिकल चेंज हो रहे होते हैं, उन सबको कंट्रोल करता है ये न्यूक्लियस। सो मेन कंट्रोल कौन होता है सेल का, न्यूक्लियस ही होता है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वहाँ पर क्या होता है न्यूक्लियस सेल ऑफ सेल में बी पूरली डेवलप्ड। जो न्यूक्लियस क्या होता है, पूरली डेवलप होता है और मेम्ब्रेन नहीं होती, इस प्रकार से मैटर बिखरा होता है, मेम्ब्रेन होती ही नहीं है इसके अंदर। सच अनडिफाइंड रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, मटेरियल कौन सा होता है, केवल न्यूक्लिक एसिड ही पाया जाता है। इस प्रकार के टोटल मटेरियल क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोइड्स। क्या कहलाते हैं इनको, न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स इस प्रकार डिवीजन में क्या पाता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसको हम इकट्ठे रूप से कहते हैं न्यूक्लियोइड। इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म जिसमें कि विच लैक ए मेम्ब्रेन, जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, उन्हें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म शुरू में बने थे, शुरू में न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं थी, तो वो सेल्स जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती वो तो शुरू से ही डेवलप थी, इसलिए उनको कहते हैं प्रिमिटिव, प्राइमरी, प्रोकैरियोटिक, कि इनके पास क्या होता है, शुरू से डेवलप थी, इनके पास मेम्ब्रेन नहीं थी। ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द यूकैरियोटिक। अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ वे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेम्ब्रेन क्लियर होती है, दे आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। तो स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल में मेन डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और यूकैरियोटिक्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसकी वजह से जो इसके मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेलिज होते हैं उनके पास भी मेम्ब्रेन नहीं होती, इनके पास भी मेम्ब्रेन नहीं होती। मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेलिज आर परफॉर्म्ड बाय पूरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। इस प्रकार जो फंक्शन होता है बहुत कम डेवलप होता है, यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम होती है, और जो फंक्शन होता है काफ़ी स्लो होता है। क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड मेम्ब्रेन इज वेसिकल्स बट इज नॉट प्लास्टिड। इस प्रकार एग्जाम्पल कौन सा है, फोटोसिंथेसिस का बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल्स होता है। ये देखिए यहाँ पर बता रखा है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है न्यूक्लियस से बात आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऐसा सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है और न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच में पाया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। दिस रीजन टेक्स, जब इसको हम पानी स्टेन में डुबोते हैं और स्टडी करते हैं तो साइटोप्लाज्म होता है बहुत हल्का रंग लेता है। दिस रीजन टेक्स ए वेरी लिटिल स्टेन, स्टेन मतलब इस पे जो रंग होता है काफ़ी हल्का दिखाई देता है। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर ही अन्य ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। दिस कंटेन मैनी अदर स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलिज, ईच ऑफ दिस ऑर्गेनेलिज परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द सेल्स। ये जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं अपना अपना फंक्शन करते हैं सेल्स के लिए। सेल ऑर्गेनेलिज आर क्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक्स में सेल ऑर्गेनेलिज होती है, मैंने बताया मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इन प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट नहीं होती। द मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ ऑर्गेनेलिज आर आल्सो एब्सेंट
इन ऑर्गेनाइज को बांधने वाली मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, किसमें? प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड। इसके ऑर्गेनाइज होते हैं वो मेम्ब्रेन में क्लोज होते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेट विद द एग्जांपल ऑफ वायरस। इसका एग्जांपल है, बहुत बड़ी एग्जांपल है, वायरस। वायरस के पास क्या होती है? मेम्ब्रेन नहीं होती, इट हैज़ नो मेम्ब्रेन। इसलिए ये अपने लिविंग बीइंग के करैक्टर नहीं दिखाता। कब तक? जब तक कि किसी लिविंग बीइंग में चला नहीं जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वायरस वास्तव में क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग बीच की यूनिट है। इट इज़ यूनिट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग इसलिए है क्योंकि ये किसी अदर लिविंग के अंदर जाएगा तो अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है। नॉन लिविंग इसलिए है, इसलिए एबॉर्टिव बनाया जा सकता है। सो इट शोज द स्पेशल कैरेक्टर बिकॉज इट लैक्स द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन नहीं रखता किसी प्रकार के। तो स्टूडेंट, इस बेस पे हम बहुत आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स का जो स्मॉल साइज होता है, दे आर जनरली, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव जनरली वेरी स्मॉल साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक सेल्स होती है इनका साइज लार्ज होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियलिज्म जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, मैंने बताया था, डिफाइंड नहीं होता। तो इस प्रकार जो मेम्ब्रेन क्लोज नहीं, जो ऑर्गेनाइज होते हैं वो भी क्लोज नहीं होते। जबकि यूकैरियोटिक्स में क्या होता है? न्यूक्लियलिज्म वेल डिफाइंड होता है, और जिसके ऑर्गेनाइज होते हैं वो भी कैसे होते हैं? क्लोज्ड मेम्ब्रेन होते हैं। क्रोमोसोम सिंगल्स होते हैं, मतलब इसमें क्रोमोसोम पाया जाएगा केवल सिंगल यूनिट में पाया जाएगा। जबकि यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम्स सिंगल से ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और मैंने बताया था इसके ऑर्गेनाइज होते हैं वो, उसमें भी ये क्या मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। जबकि इसके यूकैरियोटिक से जो ऑर्गेनाइज होते हैं दे हैव द मेम्ब्रेन, दे हैव द मेम्ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, आई होप्स आपको ये बहुत अच्छी तरह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में। सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में, ये सेल ऑर्गेनेलिज होता क्या है? एक्चुअली सेल के अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल की एक्टिविटी को चलाते हैं आगे, उस प्रोसेस को आगे चलते हैं। सो वी नो दैट एवरी सेल हैज़ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओवर कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल के पास प्रत्येक सेल के पास एक मेम्ब्रेन होती है जो इसके कंटेंट्स को बाहरी एनवायरनमेंट से अलग रखती है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी। जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। सिंगल सेल में तो एक्चुअली क्या सेल सारी एक्टिविटी खुद ही कर लेती है, लेकिन जो जैसे जैसे एनिमल मल्टी सेलुलर बनता है उसके अंदर सेल्स होती हैं, उसके अंदर नए नए ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स आते रहते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनाइज कहते हैं। टू कीप दिस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेपरेट ईच अदर दिस सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द सेल ऑर्गेनाइज। इन सभी एक्टिविटीज़ को, टू कीप दिस एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यानी प्रत्येक एक्टिविटी एक दूसरे एक्टिविटी से अलग रहे, इंटरफियर ना करे, तो सेल्स ने इसके लिए क्या बनाए हैं? अलग अलग छोटे छोटे चैम्बर्स बनाए हैं जिनके चारों ओर मेम्ब्रेन होती है, ताकि प्रत्येक पार्ट यानी सेल ऑर्गेनाइज अपना अपना काम कर सके, दूसरे काम में इंटरफियर ना कर सके। मेम्ब्रेन होने का मतलब यही होता है कि सेपरेट अपना काम चलता रहे, कोई किसी के काम में इंटरफियर ना करे। सो स्टूडेंट्स, अब हम समझे हैं सेल्स के बाद क्या होता है। सेल के पास छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं जो जिनके चारों ओर मेम्ब्रेन होती है। इन चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनाइज कहते हैं। प्रत्येक सेल ऑर्गेनाइज का अपना अपना फंक्शन होता है, वो दूसरे से संबंधित भी होती है लेकिन इंटरफियर नहीं करती है। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि उनके पास
क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। अपनी मेम्ब्रेन तो होती है, इसके अलावा जिसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिस होती है, सेल ऑर्गेनेलिस की अपनी अपनी मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से वो प्रोकैरियोटिक से अलग होती है। प्रोकैरियोटिक से और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोटिक्स में डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, ना उसके ऑर्गेनेलिस में मेम्ब्रेन होती है, जबकि यूकैरियोटिक में इस प्रकार की मेम्ब्रेन होती है और ऑर्गेनेलिस में मेम्ब्रेन होती है। सो ये बेसिक डिफरेंस था स्टूडेंट्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में। वन ऑफ द सबसे क्या इंपॉर्टेंट फीचर था, सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने पढ़ा है अबाउट द न्यूक्लियस इन प्रीवियस सेक्शन, पहले हमने जो पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। आइए लुक एट सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस का इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, आइए देखिए। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स सेल ऑर्गेनेलिस विच वी विल डिस्कस नाउ। अब हम इसके बारे में जो डिस्कस करें कौन कौन सी होती है इंपॉर्टेंट। नंबर 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। स्टूडेंट्स अब हम जो मेन इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनेलिस हैं सेल्स की, कौन कौन से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन, इनका क्या फंक्शन होता है, क्या क्या काम करते हैं। तो पहला क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ER कहते हैं। इसका जो शॉर्ट नेम क्या है, ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, वास्तव में एक प्रकार का नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स और शीट्स लगी होती हैं। बहुत सारी ट्यूब्स एंड शीट्स होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं। इसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स और शीट्स होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं। इस प्रकार से ये आपस में नेटवर्क होता है। ये देखिए ये शीट्स जुड़ी होती हैं। दोबारा देखिए, ये इस प्रकार से शीट्स ये आपस में जुड़ी होती है, नेटवर्क होता है। इट हैज़ लाइक लॉन्ग ट्यूब्स, इसके अंदर लॉन्ग ट्यूब्स भी होती हैं जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है, और शीट्स भी होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं। सो दीज आर द, यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में इसमें बता दिया गया। इट में लॉन्ग ट्यूब्स होती है, राउंड होती है, और एबलॉन्ग बैग लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। दिस ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ER मेम्ब्रेन का जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होती है। ER दो प्रकार की होती है। अगर हम देखें प्रकार ER के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वास्तव में ये दो प्रकार की होती है। ER एंडोप्लाज्मिक रफ होती है, दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम कहते हैं RER, दूसरी होती है स्मूथ जिसे हम कहते हैं SER। आप स्टूडेंट नोट करें दोनों में क्या डिफरेंस है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो रफ होता है, जो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर होता है जो उसकी आकृति को रफ बनाते हैं, जबकि जो स्मूथ होते हैं उसके अंदर किसी प्रकार के दानेदार स्ट्रक्चर नहीं होते। सो इनका सरफेस भी स्मूथ होता है। सरफेस की स्मूथनेस के आधार पर ही ये डिफाइन किए जाते हैं। जिसका जीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस रफ होता है, दानेदार आकृतियाँ होती है, उन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं, और जिन पे दानेदार आकृतियाँ नहीं होती उन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है। तो स्टूडेंट्स हमने डिफरेंस कर लिया दोनों में, बेसिक डिफरेंस कि दोनों में किस प्रकार के आधार पर हमने इनको अलग अलग किया है। अब सोचिए ये दानेदार स्ट्रक्चर्स है क्या है। जो दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। नोट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्मूथ हैज नो
dotted structures, okay, and rough as the dotted structures. These manufactures and these dotted structures are called the ribosome. ये dotted structure क्या कहलाते हैं? राइबोसोम कहलाते हैं, विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, जितनी भी लिविंग सेल्स हैं उनके बीच में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर राइबोसोम्स होंगे, वहीं पर प्रोटीन बनाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रकार से जो प्रोटीन बनाया जाता है वो कहाँ जाता है? वो इट इज़ सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। सेल्स के जिन जिन पार्ट्स को प्रोटीन की जरूरत होती है उनको वहाँ पर भेज दिया जाता है यूजिंग द ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। अब SER क्या करती है? ध्यान देंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हेल्प, ये किस में करती है? इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, फैट मॉलिक्यूल या लिपिड बनाने में सहायता करती है। विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, सेल के काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। फैट मॉलिक्यूल एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। अब आपने समझ लिया होगा रफ क्या बनाता है। रफ जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, और जो स्मूथ होता है वो फैट मॉलिक्यूल या लिपिड्स बनाता है, जो दोनों ही सेल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सम ऑफ दिस प्रोटीन, कुछ प्रोटीन होते हैं, सम ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये किस काम आते हैं? सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम आते हैं। दे हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, दे हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बनाने में सहायता करते हैं। अब सेल बनाने की जो प्रक्रिया होती है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ सेल्स, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस की बायो प्रोसेस के द्वारा निर्माण होना। सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन्स, कुछ अन्य तरह के प्रोटीन होते हैं वो किस काम करते हैं? वो ऐसे एंजाइम का काम करते हैं। दे फंक्शन ऐसे एंजाइम विच हेल्प इन मेकिंग द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, जो कि एंजाइम और हार्मोन बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ चलती हैं, सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। देखिए क्या बनाते हैं? हार्मोन्स बनाने से आते हैं। अब आपने देखा जितना भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इट ऑलवेज वर्क इन ए नेटवर्क सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम में काम करता है, यानी एक सिस्टम जो होता है दूसरे से कनेक्टेड होता है। इट इज फंक्शन एज ए नेटवर्क सिस्टम। देखिए एनिमल सेल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये देखिए मेन सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर मेन क्या है? यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये आसपास क्या है? मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनेलिस है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, दस वन ऑफ फंक्शन ऑफ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट सर्व एज ए चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल। ये ना केवल निर्माण करता है बल्कि इन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करता है। सेल्स के जितने भी ऑर्गेनाइज है उनको जरूरत होती है, तो इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल, जितने प्रकार के मटेरियल है उन सबको आगे भेजता है। स्पेशली प्रोटीन, मुख्य रूप से प्रोटीन को ही भेजता है। बिटवीन द वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बीच में, एंड बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देखिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी भेजता है। डिफरेंट जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलिज होते हैं उनको देता है, ट्रांसपोर्ट करता है। साइटोप्लाज्म के अलावा इस मटेरियल को न्यूक्लियस के पास भी पहुंचाने की हेल्प करता है।
फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, ताकि बायोकेमिकल एक्टिविटी है सेल की वो चलती रहें। इन द लीवर सेल्स ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट एनिमल के लीवर सेल्स में यह SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। वर्टिब्रेट कौन होते हैं? वो एनिमल जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें हम वर्टिब्रेट कहते हैं। वर्टिब्रेट एनिमल के अंदर जितनी पॉइजन्स होती हैं, जितने भी पॉइजन सब्सटेंस बनते हैं, उन सब को बाहर निकालने में सहायता करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ लुक एट द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है। देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि इसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है। ये देखिए सेल वॉल इज़ वेरी प्रोमिनेंट। और क्या डिफरेंस होता है, इसके बाद प्लास्टिड है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। न्यूक्लियस है, गोल्जी अपरेटस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, ये सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इसके बारे में धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे। सो दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल। प्लांट सेल का बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है। अगला है स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है इसमें गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का नाम गोल्जी क्यों रखा गया है? क्योंकि इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम गोल्जी अपरेटस रखा गया। इट कंसिस्ट दिस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, फ्लैटेंड सैकल्स, फ्लैटेंड सैक्स, सैक्स मतलब खुले स्पेस है, ठीक है, विच अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड द सैक्स। सिस्टन्स कहते हैं। ये सैक्स क्या होते हैं? आपस में अटैच होते हैं और इन्हें किन्हें कहते हैं? सिस्टन्स कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन ऑफन हैव फंक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ ER, देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट द अदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सिस्टम। इस प्रकार से जो क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का ये सिस्टम बनाने में सहायता करते हैं। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ER इज पैक्ड। अब इनका काम क्या होता है? गोल्जी अपरेटस क्या करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जितना भी काम किया है, बनाया है, मटेरियल बनाया है, प्रोटीन एंड लिपिड्स जो बनाया है, उनको क्या करता है? पैक करने में सहायता करता है। उनको हेल्प इन द पैकेजिंग, पैक करता है और उसे डिस्पैच करता है, उसको आगे भेजता है टू द वेरियस टारगेट इनसाइड द सेल्स। सेल्स के अंदर जितने ऑर्गेनेल्स है जिनको जरूरत है वहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए गए फैट्स एंड लिपिड, फैट्स और लिपिड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल इनको पैक करता है और उनको आगे भेजता है। दिस फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज। कभी कभी ये इनको स्टोर भी करता है। इट हेल्प इन द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स। इनको क्या करता है? स्टोर करता है, इनमें मॉडिफिकेशन करता है और इनको पैक करता है और उनको आगे सप्लाई करता है। कुछ केसेस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर को, जैसे स्टूडेंट्स हम खाना खाते हैं, हमारे अंदर जो शुगर होती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा क्या शुगर को क्या सिंपल फॉर्म में बदल दिया जाता है। लेकिन कुछ हमारे ऑर्गन्स होते हैं, इनको कॉम्प्लेक्स शुगर की जरूरत होती है, तो सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स बनाने में ये गोल्जी अपरेटस हेल्प करता है। सो दिस इट हेल्प इन मेकिंग द कॉम्प्लेक्स शुगर। कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाने में सहायता करता है। कहाँ से? सिंपल शुगर से, जो हमारे अंदर डाइजेशन के द्वारा स्टमक में अंदर पाई जाती है। दिस गोल्जी अपरेटस इज आल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये गोल्जी अपरेटस क्या करते हैं? लाइसोसोम बनाने में सहायता करते हैं। देखिए कितने सारे फंक्शन हैं इनके। गोल्जी अपरेटस क्या करते हैं? समझ के आ गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जो फैट और लिपिड मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं या प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, उनको पैक करते हैं, उनको डिस्पैच करते हैं और इनको सेल ऑर्गेनाइज्म में भेजते हैं जिनको ये ज़रूरत होती है। इसके अलावा क्या करते हैं? सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाते हैं और उन टारगेट ऑर्गेनेल्स देते हैं जिनको ये ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये क्या करते हैं? लाइसोसोम बनाने में सहायता करते हैं, पूरा तरह से हेल्प करते हैं इनके। ये देखिए
ये साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी। इनके सम्मान में ही इसका नाम रखा गया गोल्जी अपरेटस। इन्होंने 1906 में नोबेल प्राइज़ भी जीत रखा है। ही हैज़ won the Nobel Prize in 1906 ईयर। इस काम के लिए इनको दिया गया। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम टॉपिक है हमारा। लाइसोसोम ये क्या है, टॉपिक है। लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम भी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके चारों ओर मेम्ब्रेन होती है। जिनके चारों ओर क्या होती है, मेम्ब्रेन होते हैं। मीन्स दे आर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स फील्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जैसे गुब्बारा होता है, इस प्रकार से स्पेसफुल होते हैं लाइसोसोम। इसके अंदर क्या था, बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटी करने में सहायता करते हैं। सो मीन्स दे आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, इसके अंदर जितने भी मटेरियल आते हैं उनको डाइजेशन सहायता करते हैं। सेल्स के अंदर जो मटेरियल आते हैं उनको डाइजेस्ट करने में सहायता करते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय द RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंजाइम कौन बनाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। लाइसोसोम्स आर द काइंड ऑफ वेस्ट टू डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम सेल का डिस्पोजल सिस्टम है जिसके अंदर वेस्ट सेल्स, डेड सेल्स, रिपेयर्ड सेल्स, जितने भी वेस्ट होती है जो हार्मफुल हो सकती है सेल्स के लिए, उनको ये बाहर निकाल के फेंकती है, डाइजेस्ट करके बाहर निकालती है। दे हेल्प टू क्लीन द सेल बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन पार्टिकल। कोई भी भारी मटेरियल आ गया जो सेल के लिए ज़रूरत नहीं है, अनवांटेड है, उसको बाहर निकालती है। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच ए बैक्टीरिया और फूड एज वेल एट द ऑल ऑर्गेनेलिज एंड अप इन द लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, फॉरेन मटेरियल जो बाहर का मटेरियल आ जाता है, जो बाहर का मटेरियल आ जाता है, सच एज कोई बैक्टीरिया आ जाए या कोई फूड पार्टिकल आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए या फूड पार्टिकल आ जाए, या कोई सेल पुरानी हो जाए या सेल जो काम ना कर रही हो, उन सबको ये लाइसोसोम क्या करता है, विच ये उनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस उनको तोड़ देता है, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है और उनको बाहर निकाल देता है। तो लाइसोसोम क्या करता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, अनवांटेड मटेरियल होता है, हार्मफुल मटेरियल होता है, उन सबको बाहर निकालता है, सफाई का काम करता है। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू बिकॉज कंटेन दे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ऐसा ये किस क्यों कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव द पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके बाद एंजाइम होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। कोई भी मटेरियल हो ऑर्गेनिक, उनको तोड़ने में सहायता करते हैं, ब्रेकिंग डाउन करने में सहायता करते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब सेल में मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आ जाती है, फॉर एग्जांपल व्हेन सेल गेट डैमेज्ड, मान लीजिए कोई सेल ऑर्गेनेलिस काम नहीं कर रही है और वो ख़राब हो गई है, तो इवन देखिए मान लो कोई सेल्स है वो काम नहीं कर रही, तो क्या करेगी, लाइसोसोम क्या करेगी, खुद फट जाएगी और सारी की सारी सेल को डाइजेस्ट कर देगी, सारी सेल्स को डाइजेस्ट कर देगी, यानी अपनी सेल को ही खुद डाइजेस्ट कर देगी। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ ए सेल्स। सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, इसका नाम क्या है, लाइसोसोम्स। इसका नाम क्या है, लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। नेक्स्ट है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। सेल में जितनी बड़ी एक्टिविटीज़ होती है उन सबको करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी हमें किस फॉर्म में प्राप्त होती है, एटीपी के रूप में। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, ये हमें एनर्जी देता है। इस मॉलिक्यूल कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी जितनी भी सेल में एनर्जी चाहिए होती है उन सबको कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। डेट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रियाज आर नोन एज पावर हाउस ऑफ ए सेल। ये सेल का पावर हाउस होते हैं, सेल्स को एनर्जी देते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स को एनर्जी देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। इट हैज़ आल्सो टू मेम्ब्रेन कवरिंग। इसके पास भी क्या होती है, टू मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। जो ये वास्तव में देखेंगे, ध्यान देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। जो इसकी बाहर की जो होती है कैसी होती है, पोरस, इसके अंदर स्मॉल छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे ये मटेरियल्स का एक्सचेंज करने में सहायता करते हैं। लेकिन जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, फोल्डेड होती है, जिससे क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, ज़्यादा केमिकल रिएक्शन कर सकती है, आसानी से कर सकती है, जिसकी वजह से एनर्जी पैदा होती है। समझ आ गया स्टूडेंट्स, आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोरस होती है, और इंटरनल मेम्ब्रेन कैसी होती है, फोल्डेड होती है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया सो डैट इट कैन मेक मोर केमिकल रिएक्शंस। This fold increase the surface area for the ATP generation chemical reaction. The energy required for various chemical activity needed for life is released by the mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है ATP के रूप में। फुल फॉर्म ऑफ ATP इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन आता है पेपरों में कभी कभी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP और व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी किस यूनिट में करी जाती है। ATP आर आल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स। जैसे हम अपना खरीदारी करते हैं, पैसे के रुपए में करते हैं, करेंसी है, वैसे ही एनर्जी खर्च करने की क्या होती है, करेंसी होती है। उस करेंसी को हम क्या कहते हैं, ATP कहते हैं। द बॉडी यूज द करेंसी फॉर एनर्जी इज कॉल्ड ATP। ये ATP होता है। फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड, नए केमिकल रिएक्शन करती है ताकि नए केमिकल कंपाउंड बन सके, एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। माइटोकॉन्ड्रिया आर द स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, अपना DNA होता है और अपना ही राइबोसोम बनाता है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। इसकी वजह से क्या होता है, अपना प्रोटीन बना सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे अलग बात क्या है, इसका अपना DNA भी होता है और राइबोसोम भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अपना प्रोटीन खुद ही बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। स्टूडेंट, प्लास्टिड होते हैं वो केवल प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट वो होते हैं जो कलरफुल होते हैं, जिनमें कलर पाया जाता है, जैसे कि सेब का छिलका, सब्जियों के छिलके, फूलों की पंखुड़ियों के रंग, ये सब क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से इनके कलर अलग अलग पाए जाते हैं। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट में क्या कलर होता है, या तो वाइट होगा या कलरलेस प्लास्टिड पाए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कलरफुल एंड क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कैसे होते हैं, कलरफुल होता है। ये कैसा होता है, कलरफुल। और ये क्या होता है, ये केवल वाइट होता है या कलरलेस। तो क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट में ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। कुछ क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट पाया जाता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। वे क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर ग्रीन रंग का क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्यों जरूरत होती है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, वह क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड।
सो क्लोरोप्लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो कंटेन्स वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स। कभी कभी क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में जो इसका रंग होता है हरे के बजाय इसका रंग कभी कभी पीला या ऑरेंज हो जाता है, जैसे कि हम अक्सर पत्तियों में देखते हैं, इन एडिशन टू क्लोरोफिल। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट आर द प्राइमरीली ऑर्गेनेलिज इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स या प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर। ल्यूकोप्लास्ट वह ऑर्गेनेलिज होते हैं जिसके अंदर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स किस में होते हैं, स्टोर किए जाते हैं, स्टोर होते हैं। दिस इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन ए मटेरियल कॉल्ड द स्टोमा। इसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल के अंदर दबी होती है, धसी होती है। एम्बेडेड मतलब क्या होता है, धसी होना। बहुत सारी मेम्ब्रेन होती हैं, ये धसी होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही होती है इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम होता है। प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है। तो स्टूडेंट्स कौन से दो ऑर्गेनेलिज हैं जिनके पास अपना डीएनए और प्रोटीन होता है, वो कौन कौन से हैं? पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है प्लास्टिड्स। इन दोनों के पास में क्या है, इनका अपना डीएनए है और राइबोसोम्स है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल्स। वैक्यूल्स क्या है, एक प्रकार का स्पेस है जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट पाए जाते हैं। वैक्यूल का साइज क्या होता है, एनिमल सेल्स में काफ़ी स्मॉल होता है, लेकिन प्लांट सेल्स में इसका जो साइज होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है। प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स एंड एनिमल सेल्स हैव द स्मॉल वैक्यूल। सेंटर देखिए जैसे हमने पहले देखा था, एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में देखेंगे वैक्यूल्स, पता चल जाएगा। ये देखिए वैक्यूल्स कितना बड़ा है। इसने क्या करा, एवन जो न्यूक्लियस सेंटर में होता है उसको साइड में धकेल दिया, और एनिमल सेल में ये बहुत छोटा होता है। द सेंटर वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट सेल, ये इतने बड़े होते हैं कभी कभी कि टोटल सेल का 50 से लेकर 90%, 50 to 90% तक सेल वॉल्यूम का स्पेस घेर लेते हैं, जगह ही नहीं देते अन्य मॉलिक्यूल्स को, न्यूक्लियस को एक साइड में धकेल देते हैं। इन प्लांट्स देखिए, इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल्स। ये सेल्स को थोड़ा सख्तपन देता है, रिजिडिटी थोड़ा सॉलिड बनाता है। मैनी सब्सटेंस ऑफ इम्पोर्टेंट इन लाइफ और प्लांट सेल्स स्टोर इन वैक्यूल्स। प्लांट सेल के जितने भी रिक्वायर्ड मटेरियल हैं वो कब है, वैक्यूल में स्टोर किए जाते हैं। मीन्स इट फंक्शन एज ए स्टोरेज बॉक्स जिसमें कि वेरियस केमिकल पाए जाते हैं। अब ये केमिकल कौन कौन से होते हैं, ध्यान देंगे, ये होते हैं एमिनो एसिड। ये कौन से होते हैं, एमिनो एसिड एंड शुगर, वेरियस ऑर्गेनेल्स एंड सम प्रोटीन, कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन भी होते हैं। अमीबा जैसे जीव जिनमें सिंगल सेल होती है। फूड वैक्यूल क्या करता है, इट कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट अमीबा हैज़ कंज्यूम। ये सारी फूड्स को स्टोर करता है जो अमीबा ने इसको ग्रहण किया था, कंज्यूम किया था। सो ये हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड भी सहायता करता है। इसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पर वैक्यूल का स्पेशल फंक्शन करता है। स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। इसी प्रकार कुछ सिंगुलर सेलुलर एनिमल्स में क्या होता है, वाटर और सम वेस्ट को बाहर निकालने में सहायता करता है, वहाँ पर सफाई का काम करने में सहायता करता है। Each
cells requires its structure and ability to function because of the organization of membrane and organelles। इस प्रकार देखा है अपनी मेम्ब्रेन की वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर्स ये सभी बनाते हैं, यानी जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसा ही अपना स्ट्रक्चर उसके अनुसार इनको मेम्ब्रेन दिया गया है। द सेल इज हैज़ ए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सेल का एक अपना स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये सारे के सारे अपने काम कर सकती है। मीन्स ये इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन अपना ही सिस्टम है जिसकी वजह से क्या सारे के सारे लाइफ के काम कर सकती है। दिस हेल्प सेल्स टू परफॉर्म द फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन। जीवन के जितने इंपॉर्टेंट काम होते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन और क्लीनिंग द वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स, नए नए प्रोटीन्स बनाने में सहायता करना, ये सभी काम एक सेल भी कर सकती है। इसलिए सेल क्या है? सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल। सेल फंडा मतलब बेसिक सारे काम कर सकती है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। इट इज़ आल्सो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लाइफ। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। दैट्स वाई सेल कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ सेल। सारे के सारे काम सेल ही करती है। जहाँ पर सेल है वहीं पर जीवन है, वही लिविंग बीइंग है। जहाँ पर सेल नहीं है वो लिविंग बीइंग नहीं है। सो हमारी पहचान किससे है? सेल से है, क्योंकि सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग बीइंग्स। अगला जो है टॉपिक है अपना स्टूडेंट सेल्स डिवीज़न। अब देखिए सेल्स काम करती हैं, उनकी एजिंग हो जाती है। अब उनको रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ता है? नई सेल्स का निर्माण होना आवश्यक है। अगर ये नई निर्माण नहीं होगा, नहीं बनेंगी तो क्या होगा? ये सारी का सेल सिस्टम हमारा जो है ख़राब हो जाएगा, सेल्स आगे नहीं चल पाएंगी। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, ताकि वो ग्रो कर सके, पुरानी सेल्स को हटाने के लिए, डेड और इंजर्ड सेल्स को हटाने के लिए, एंड फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन बनाने के लिए। इन सभी चीज़ों के लिए सेल डिवीज़न बहुत आवश्यक है। अब सेल डिवीज़न से होता क्या है? सेल डिवीज़न में होता क्या है? नोट करेंगे, सुनेंगे। सेल डिवीज़न प्रोसेस इन विच न्यू सेल्स आर मेड, इसमें कि जो है नई सेल्स बनती हैं। कहाँ से? पुरानी सेल से नई सेल्स बनती हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड द सेल डिवीज़न। सेल डिवाइड होती है, आगे नो यंग वन सेल्स को देती है, दो या दो ज़्यादा, उससे भी नया जो यंग वंस है ग्रो करती है और मैच्योर सेल बन जाती है। इस प्रकार से क्या होता है? जो सेल्स बनती रहती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन्स। अब सेल डिवीज़न भी दो प्रकार की होती है। दे आर दो टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। फर्स्ट इज देखिए मिटोसिस एंड मियोसिस। मिटोसिस और मियोसिस में क्या फ़र्क होता है? जो द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय मोस्ट ऑफ सेल्स फॉर ग्रोथ। हमारे शरीर में जितनी भी ग्रोथ होती है, रिपेयर ऑफ सेल्स करनी है, ओल्ड सेल को रिप्लेस करना है, इन सब के लिए जो सेल डिवीज़न होती है, जो यूज़ होती है सेल डिवीज़न, उसे हम क्या कहते हैं? मिटोसिस। मीन्स द सेल डिवीज़न इन विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फॉर ग्रोथ आर कॉल्ड द मिटोसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है? ईच सेल्स कॉल्ड मदर सेल्स। जो पुरानी सेल है उसे हम क्या कहते हैं? मदर सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये नई सेल को जन्म देती है। डेट्स वाई कॉल्ड द मदर सेल्स। देखिए यहाँ पर मदर सेल है, ठीक है। डिवाइड टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। डिवाइड, ये दो आगे डिवाइड करती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स कहते हैं। ये कहती है, ये देखिए ये है मदर सेल, इसने डिवाइड किया, आगे दो अपनी जैसी सेल्स को जन्म दिया, जिसे हम कहते हैं डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स दोनों ही सेल्स हैं, ये भी सेल है, ये भी सेल है, तो इसको हम क्या दिया सामूहिक रूप से डॉटर सेल्स, जिनकी आइडेंटिटी लगभग एक जैसी होती है। दे फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। दिस डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द मदर। जैसे मदर में क्रोमोसोम होते हैं वैसे इसके पास होते हैं। These daughter cells have the same number of chromosomes as the mother. It help in growth and repair of the tissue of the organism. हमारे टिश्यू में जितनी भी सेल्स टूट जाती हैं, डेड हो जाती हैं, रिपेयर करती है, उनको रिपेयर करने में सहायता करती है और ग्रोथ करने में सहायता करती है। ग्रोथ के द्वारा पुरानी डेड सेल्स को हटा देती है, उनकी जगह नई सेल्स आ जाती है।
अब एक और डिवीजन होता है स्पेसिफिक सेल्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सेल्स स्पेशल होती हैं। हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी सेल्स स्पेशल होती हैं और टिश्यू स्पेशल होती हैं। इन एनिमल एंड प्लांट्स डिवाइड होती हैं ताकि गैमेट्स पा सके, मेल एंड फीमेल गैमेट्स को बना सके। मेल गैमेट्स कौन से होते हैं एनिमल्स में? टेस्ट्रॉन और फीमेल ओवेरीज जिससे ओवम बनता है। दोनों मिलते हैं, दोनों के मिलने को प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या होता है? एक नए बेबी ऑफस्प्रिंग, नए बच्चे का जन्म होता है। अभी प्रोसेस चल पड़ा है। डिवाइड क्या करेंगे? आगे दो सेल्स को देंगे, दो सेल्स आगे दो देंगी जो एक जैसी नहीं हो सकती हैं, आगे एक जैसी नहीं होती हैं। द डिवाइड बाय विच प्रोसेस इज कॉल्ड द मियोसिस। इस प्रकार में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स और टिश्यूज पार्टिसिपेट करती हैं ताकि रिप्रोडक्शन आगे चल सके। सो प्रोसेस मियोसिस ऑकर इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी रिप्रोडक्शन संबंधित होता है। और जो मिटोसिस होता है वो केवल सोमैटिक सेल्स में होता है, दैहिक कोशिकाओं में होता है। रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा बाकी कोशिकाओं में जो सेल डिवीजन होता है वो होता है मिटोसिस होता है। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स या कोशिकाओं में टिश्यूज में होता है उसे हम क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। अब मियोसिस में होता क्या है? व्हेन ए सेल्स डिवाइड बाय मियोसिस, जब कोई भी सेल होती है मियोसिस के द्वारा डिवाइड होती है, इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स इंस्टीड ऑफ जस्ट 2। एकदम 2 देने के बजाय 4 बनाती हैं, 4 देती हैं, टोटल सेल्स को जन्म देती है। द न्यू सेल्स हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इस प्रकार से जो न्यू सेल्स बनती है उनके पास कैसे होते हैं? हाफ नंबर होते हैं। क्रोमोसोम कैसे होते हैं? हाफ होते हैं। डेट ऑफ मदर सेल्स की जितने होते हैं उससे आधे होते हैं। कैन यू थिंक वाई क्रोमोसोम? ये ऐसा आधा क्यों होता है? आधे ही क्यों होते हैं? स्टूडेंट हम जानते हैं हमारे अंदर 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बींग के अंदर, और टोटल हो गए 46। 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं या 46 क्रोमोसोम्स, एक ही बात है। जब भी डिवीज़न होती है जो आगे डिवाइड होते हैं 23 ही होते हैं, ताकि फ्यूज़न होने पर 46 ही बने। 46 बनेंगे तभी तो ह्यूमन बींग बनेगा, एक ह्यूमन बींग से ह्यूमन बींग बनेगा। इसलिए ये जो होता है इसको आधे किया जाता है ताकि मेल फीमेल गैमेट्स मिलने पर पूर्णतः मदर सेल्स के बराबर ही क्रोमोसोम हो, ताकि उसके सारे के सारे कैरेक्टर माता पिता के आ जाएं इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स अपना ये चैप्टर आज ये ख़त्म होता है। आई होप्स, मैं को आशा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा समझ आया होगा।